हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके 10th क्लास का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, इस चैप्टर को सीबीएसई ने पिछली बार भी रिड्यूस किया था और जो हमने अनुमान लगाया था वही सटीक साबित हुआ और वही टॉपिक इस बार आ रहे हैं जो पिछली बार आ रहे थे। वैसे ये जो टॉपिक है ये आपके 11th और 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उसका ये बेसिक पार्ट है, लेकिन फिर भी हम अभी इसको केवल 10th के पर्पज से जो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या आ रहा है 10th लेवल में, बाकी ये चैप्टर आप पूरा पढ़ना अगर आपको समय मिले, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बनाता है। पहला सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना भाई। इसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, क्या वैलेंसी वगैरह क्या है, बॉन्डिंग क्या बनाता है ना, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हर जगह पाया जाता है, हर जगह हर चीज में पाया जाता है, हर वस्तु में पाया जाता है। ऐसी कोई शायद कोई चीज हो जिसके अंदर ये नहीं हो। तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है सर्वतोमुखी प्रवृत्ति या बहुमुखी प्रवृत्ति, मतलब हर जगह पाया जाता हो। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वैसे आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन ये बीच में पोर्शन आ रहा है, क्या पता इससे कुछ हो जाए। या दूसरी बात, ये जो सेचुरेटेड पढ़ेंगे इसी को जोड़कर अपन होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों आपस में मिले जुले हैं। मतलब होमोलोगस सीरीज अगर आपको समझनी है तो आपको पहले सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड समझने पड़ेंगे और आपको फंक्शनल ग्रुप भी समझने पड़ेंगे, फिर आपको पढ़नी पड़ेगी होमोलोगस सीरीज। अब अपने सिलेबस में क्या ये दोनों पॉइंट नहीं दे रखे हैं तो अपने को ये नहीं कि सर ये पढ़ा रहा है तो ये नहीं पढ़े, ये पढ़ना है। क्यों? ये पढ़ोगे तभी आप होमोलोगस सीरीज को समझ पाओगे। तो हम शुरुआत करते हैं कार्बन से। सबसे पहले कार्बन का परिचय। देखो, कार्बन आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये इसका जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है। इसकी अगर कोई स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और ये इसकी दो सेल्स, जिसमें पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 और 4 है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि ये पीरियोडिक टेबल में इसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो 6 है। अब ये पीरियड कौन से पीरियड का मेंबर है? तो आपको मैंने 9th क्लास में बताया था कि जितनी क्लासेज हो, जितनी सेल्स हो, तो पहली सेल, दूसरी सेल, ये के सेल और ये एल सेल, तो 2 सेल है, तो ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। पीरियड अपन पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रोज। अब बात आ जाए कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 1 और 2 आए तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और जैसे 3 आए तो 10 ऐड कर देना है। तो इसका ग्रुप कौन सा है? 14। ग्रुप नंबर कौन सा है? 14। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रुप है इसका 14, पीरियड है इसका सेकंड, एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4। वैलेंसी इसकी है 4। देखो, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे डिटरमाइन की जाती है, नहीं कि अंदर वालों से। और वैलेंसी, प्रत्येक एलिमेंट ये चाहता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या हो जाए? 2 हो जाए या 8 हो जाए, है ना। तो 2 तो किसके बराबर? हीलियम के बराबर, और 8 किसके बराबर? जैसे अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो नियोन के बराबर। ये है कार्बन की कुछ बेसिक डिटेल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपकी जैसे एक्टिविटी दे रखी है कि आपकी डेली यूज की लाइफ में आपकी जो जितनी भी थिंग्स हैं, चाहे वो अपना फूड हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, मोबाइल फोन हो, है ना, कागज हो, कुछ भी हो, तो उनकी आप एक टेबल बनाओ। तो अपन क्या देखेंगे कि अपन देखेंगे कि ज्यादातर जो अपन ने जो बनाई ऑब्जेक्ट्स की सूची, उसमें ज्यादातर जो कंपाउंड्स है मोस्टली मेटल्स को आप छोड़ दो। जैसे आयरन की रोड है तो उसमें आयरन है, उसमें कार्बन नहीं मिलेगा। जबकि आप कपड़ा ले लो, अपनी ह्यूमन बॉडी ले लो, आप फूड ले लो, फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कुछ भी ले लो, सब में क्या होता है? कार्बन होता है।
अब आपको कैसे पता है कि इनके अंदर कार्बन होता है, तो उसका अपने एक टेस्ट दे रखा है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनके अंदर कार्बन है। जैसे अपन ने किसी कागज को जलाया, जैसे अपन ने लकड़ी को जलाया, जैसे अपन ने पेपर को जलाया, जैसे अपन ने कोल को जलाया, जैसे अपन ने पेट्रोल को जलाया, कोल, पेट्रोल, डीजल सब में क्या है, कार्बन है। तो ध्यान रखना कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को हम जलाते हैं, और जलाने के लिए ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में जलते कोई भी ऑब्जेक्ट, एयर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एयर। और एयर के अंदर एक नंबर का जो कंटेंट है वो है आपका नाइट्रोजन, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो वो एक प्रकार की फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, वो इनएक्टिव गैस है, लेस रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए अपन ने कुरकुरे की पैकिंग में भरा था। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन, मतलब इसको जलाया। ये कार्बन क्या है, इस कार्बन को आप कह दो ये कोल के अंदर है, ये पेट्रोल के अंदर है, ये डीजल के अंदर है, ये पेपर के अंदर है, ये अपनी बॉडी के अंदर है ना, ये ट्रीज के अंदर है, ये कपड़े के अंदर है, ये सब चीजों के, प्लास्टिक के अंदर, किसी के अंदर भी बोल दो ये कार्बन, ठीक है। ये जल के क्या बनाएगा, CO2, क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, हीट एनर्जी। कौन क्या रिलीज करेगा, हीट एनर्जी। ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ध्यान रखना ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ध्यान रखना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कॉम्बिनेशन का क्यों, कि अपन ने पढ़ा था कि A और B मिलकर क्या बनाते हैं, C। कोई भी टू और मोर ऑब्जेक्ट है ना, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, तो दो है, ये प्रोडक्ट बन गया। ध्यान रखना इसको अपन ने रिडक्स रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीजन जुड़ गई तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के कार्बन जुड़ गई तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अपन जलाएंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं कि साहब गैस तो बन गई, ये तो अपने को पता, ये पढ़ रखा, रट रखा है। अपन फूड भी जो लेते हैं तब अपन सोचते हैं कि अपन ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन CO2 बाहर कहां से आती है। तो अब आपके दिमाग में आ गई होगी कि जो फूड अपन लेते हैं उस फूड के अंदर क्या होता है, कार्बन, और उसको माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न कौन करती है, ऑक्सीजन, और क्या बनता है, CO2। तो अपन ने ली कौन सी गैस, O2, छोड़ी कौन सी, CO2। C कहां से आया, फूड के बर्निंग से आया, ठीक है। तो ये CO2 गैस तो निकल गई, लेकिन CO2 गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, इस CO2 गैस को टेस्ट करके कैसे करेंगे भाई, अपन ने कागज को जलाया तो CO2 ही बनी, आप कैसे वेरीफाई करोगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है, एक है बर्निंग कैंडल टेस्ट, बर्निंग कैंडल टेस्ट है ना। बर्निंग कैंडल, कोई कैंडल जल रही है तो उस कैंडल के पास अपन CO2 गैस ले जाएंगे तो वो बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। कौन, बर्निंग कैंडल, जलती हुई जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, ठीक है। तो पहला टेस्ट तो ये। दूसरा टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट देखो क्या है, आपको सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के अंदर और सेकंड में बताया था कि जैसे ये होता है आपका क्विक लाइम, ये होता है क्विक लाइम, जिसको अपन बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना या ताजा चूना, क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे इसके अंदर अपन वाटर फिल करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन बनता है, इसका ध्यान रखना, एक्वा सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसके केमिकल फॉर्मूला, इसका कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। अब ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्ट करता है, और मान लो कि भी नहीं तो अपन ने इसके अंदर क्या की, CO2 पास की, CO2 पास की, मतलब जिस कंटेनर के अंदर ये बना तो CO2 पास की, तो यहां पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनता है, क्या बनता है, व्हाइट PPT। मैंने दोनों चीज लिख दी है, सॉलिड भी लिख दिया है और PPT भी लिख दिया है, व्हाइट PPT। क्या बनता है, व्हाइट PPT। और साथ में बनता है वाटर, साथ में बनता है वाटर, क्योंकि यहाँ पे H2O है, ध्यान रखना ये CO2 यहाँ जुड़ जाएगी, H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ व्हाइट PPT बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको ध्यान रखना है, CaOH को 2 को होल्ड वाइज को CaOH स्लैग लाइम भी बोलते हैं, और इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब CaCO3 बन गया, व्हाइट PPT बन गया, ठीक है। इस व्हाइट PPT आपको ध्यान रखना है, CaCO3 किसका फॉर्मूला है,
ये मार्बल का फॉर्मूला है, ये चौक का फॉर्मूला है, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला है, और ये आपके सेल ऑफ एग का फॉर्मूला है। एग का जो सेल होता है उसका भी फॉर्मूला है CaCO3। ये होता है आपका लाइम वाटर टेस्ट। मतलब CO2 पास करी तो ये कैसा दिखाई दिया, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का मतलब कैसी अपीयरेंस आई, मिल्की अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस आई, मिल्की कलर का दिखाई दिया। लेकिन जब इस CO2 के अंदर इस CaCO3 के अंदर अपन एक्सेस CO2 पास करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 पास करेंगे। CO2 पास करने के लिए आपको अलग से CO2 लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कंटेनर के अंदर CO2 पास करना हो तो अपने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, मुंह से आप हवा मारो। आप मुंह से हवा मार रहे हो तो आपके मुंह से क्या निकल रही है, लंग्स किसको बाहर करते हैं, CO2 को करते, तो ऑक्सीजन को भी है, लेकिन मेजर अमाउंट क्या होता है, CO2 होती है। तो इसको अपन CO2 एक्सेस CO2 पास करते हैं, बहुत ज्यादा रुकते नहीं है, तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये एक्वा सॉल्यूशन होता है और ये कलरलेस होता है। ध्यान रखना कैसा होता है, कलरलेस होता है। और व्हाइट पीपीटी यहां पर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। व्हाइट पीपीटी यहां पर जो व्हाइट कलर आया था वो डिसअपीयर हो गया, किसके बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण कलरलेस हो गया, व्हाइट पीपीटी डिसअपीयर हो गया। ये होता है आपका लाइम वाटर टेस्ट। वापस सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्विक लाइम होता है जिसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनती है। ध्यान रखना, ये जो यहां तक जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शनों का एग्जांपल है। कौन सा, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक तो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में या अभी भी, जैसे गांव में लोग सफेदी करते हैं, अपन तो बिरला व्हाइट, सीमेंट पुट्टी इनसे करते हैं, है ना, एशियन पेंट, फलाना पेंट, ऐसे गांव में आज भी करते हैं। तो ये पाउडर लाते हैं, इसको आरास भी बोलते हैं, इसको वाटर में घोलते हैं तो बुलबुले उठते हैं, भयंकर बबल्स उठते हैं, वो गर्म हो जाता है। तो एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, और दूसरा किसका है, एक्सोथर्मिक का। किसका है, एक्सोथर्मिक का। यहां से यहां जो ये एग्जांपल आप देखोगे, यहां से यहां जो एग्जांपल देखोगे, CaHCO3 में अपन ने CaOH का होल्ड वाइज में अपन ने CO2 पास की, इसके अंदर ये CO2 पास की। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से जो आप इसको देखोगे, है ना, इतना सा ये पीपीटी रिएक्शन है। ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। CaOH का होल्ड वाइज में CO2 पास कर रहे हैं तो CaCO3 बन रहा है। इसको मैंने यहां लिखा, मैं चाहता तो इसको अपन ऐसे प्लस में भी लिख देते, है ना, ये CO2 पास कर रहे हैं, गैस CO2 पास कर रहे हैं। पास कैसे करेंगे, जैसे कंटेनर के अंदर है तो अपन इसे फूंक मार के इसके अंदर CO2 गैस पास कर सकते हैं, या जो गैस जलाने से निकली, जो अपने को कागज जलाने से निकली उससे पास कर सकते हैं। तो ये अपने को बताता है कि कार्बन कंपाउंड्स को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। अब इसके बाद देखो, मैं बहुत एक अच्छी चीज आपको बताना भूल गया शुरुआत में। ध्यान रखना कि जो कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है और लिविंग बीइंग जिनको प्रोड्यूस करती है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, है ना, आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सब कौन से कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक साइंटिस्ट थे ब्रिजिलियस साइंटिस्ट ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। ब्रिजिलियस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स। इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। किसने कहा था, ब्रिजिलियस ने, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक साइंटिस्ट थे वोहलर, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कंपाउंड था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, है ना, इस अमोनियम साइनेट को इसने लैब के अंदर हीट किया और एक कंपाउंड बना जिसका नाम था यूरिया। जिसका नाम क्या था, यूरिया। और आप जानते हो कि अपना जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जिसको किडनी के जो नेफ्रॉन्स रिमूव करते हैं, वो कौन है, यूरिया। और देखो इस यूरिया के अंदर क्या आ रहा है, कार्बन। इसलिए ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना, केवल कार्बन होना ही पर्याप्त नहीं है, कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ वो प्रोडक्शन होना चाहिए, और उसका प्रोडक्शन केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सके, केवल और केवल, तो ही उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देखो प्रोडक्शन तो हम CO2 का भी करते हैं, लेकिन CO2 आपको एटमॉस्फेयर में भी मिल जाएगी, जो
है ना। और दूसरा CO2 किसी कागज को जलाने से भी मिल जाएगी, पॉलीथीन को जलाने से भी मिल जाएगी। तो CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं गिना जाता है, ध्यान रखना। केवल 4-5 चीजों को ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर नहीं गिना जाता है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता है। वो है आपका कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। इन सबको कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब का जो स्टडी की जाती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें की जाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आप 12th क्लास 11th में जाओगे, आपके दो बुक आएगी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इसी चैप्टर से निकलता है। तो ध्यान रखना, स्वयं कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। जितने भी वीक एसिड आपने पढ़े, चाहे आपने लैक्टिक एसिड दही वाला पढ़ा, चाहे आपने सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट वाला पढ़ा, चाहे आपने एसिटिक एसिड विनेगर वाला पढ़ा, चाहे आपने फॉर्मिक एसिड एंटीस्टिंग वाला पढ़ा, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स थे। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है इनको किसने प्रोड्यूस किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया। इसके बाद हम आते हैं कि कार्बन की अकरेंस, मतलब ये इसके सब्सटेंस के रूप में। तो ध्यान रखना, अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन की जो अकरेंस है, अकरेंस का मतलब इसकी उपलब्धता, अकरेंस है ना, अकरेंस। अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन है वो होता है 0.02%। और वो किस किस फॉर्म में होता है? वो होता है कोल, कोल का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आ गए, कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इस फॉर्म में ये मिलता है अपने को 0.02% में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर, क्रस्ट सभी बच्चे जानते होंगे। अर्थ की जो पपड़ी होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जिस पर अपन रहते हैं अर्थ की क्रस्ट पे रह रहे हैं, तो उसके अंदर या बाहर ही मिलेगा। एटमॉस्फेयर में मिलता है 0.03%। और वो किस फॉर्म में मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। मतलब कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। यहाँ कार्बन कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में मिलता है। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है। कैसी होती है? सफिशिएंट, अच्छी मात्रा में होती है, तो कंप्लीट कॉम्ब्यूशन में मिलती है। कब मिलती है? जब कॉम्ब्यूशन कैसा हो? कंप्लीट कॉम्ब्यूशन हो, तब क्या बनेगी? CO2। लेकिन जब इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट होती है, ध्यान रखना क्या होती है? इनसफिशिएंट होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त सप्लाई नहीं होती है, जैसे कि बंद कमरे के अंदर सर्दियों में अंगीठी वगैरह जलाते हैं, तो उस समय बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है? इनकम्प्लीट कॉम्ब्यूशन, इनकम्प्लीट कॉम्ब्यूशन। इनकम्प्लीट कॉम्ब्यूशन का मतलब कार्बन पूरी तरीके से नहीं जला, तो क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट कॉम्ब्यूशन का मतलब कार्बन पूरी तरीके से जल गया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना ये वर्सेटाइल एलिमेंट है, हर जगह पाया जाता है। मेटल छोड़ दो आप, बाकी प्लास्टिक, पॉलीथीन, कागज, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें आप लोगे तो उसके अंदर क्या होगा? कार्बन। और कार्बन का अर्थ ध्यान रखना क्या होता है? कार्बन का अर्थ होता है ब्लैक। कार्बन का अर्थ क्या होता है? ब्लैक। जैसे मैं इंक चला रहा हूं, इस इंक के अंदर भी क्या है? कार्बन है। अब बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग। देखो, कार्बन आप जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। प्रत्येक एलिमेंट ये चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब नोबल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो बहुत बड़ी स्क्रीन में पहले पढ़ा था 2n² वाला फॉर्मूला। तो n का मतलब 1, तो इससे पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी सेल में पढ़ने कितना आ सकते हैं? 8। तीसरी सेल में कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन आते हैं अपन 8, लेते कितने जनरली? 8। तो प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 हो जाए या 8 हो जाए। अब कार्बन में कितने हैं? 4 है। तो या तो क्या करेगा? ये 4 डोनेट करेगा, या 4 गेन करेगा, या 4 का शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी है? टेट्रा वैलेंसी। कैसा है? टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब ये क्या करता है कार्बन? ये न तो गेन कर सकता है, ध्यान रखना, कार्बन न तो गेन करता है
न लूज करता है। तो फिर इसने इसका तोड़ कैसे निकाला? इसका तोड़ निकाला इसने 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके, क्या करके? शेयरिंग करके, और उसको बोलते हैं अपन, और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाए उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। देखो जैसे आपके आता है वाई कार्बन कैन नॉट मेक C4 नेगेटिव एनाइन, कि कार्बन C4 नेगेटिव एनाइन क्यों नहीं बना सकता? C4 नेगेटिव एनाइन, ध्यान रखना आपको पूछ ले कि C4 नेगेटिव एनाइन का मतलब कार्बन में किस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे? नियोन के बराबर। देखो कार्बन में 6 होते हैं तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, लेकिन जब 6 4 माइनस आ जाए तो प्रोटॉन तो कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था और अपने 9th में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एनाइन बनते हैं, क्योंकि माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट लूज करते हैं तो केटाइन बनते हैं, प्लस चार्ज आता है। और केटाइन ध्यान रखना कौन बनाता है? एक तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, बाकी केटाइन कौन बनाते हैं? मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो एनाइन, तो C4 नेगेटिव एनाइन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन 10, तो 10 किसके बराबर हो जाएंगे? नियोन के बराबर। जो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कैसे नहीं है कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, तो ये प्लस का जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पा सकते, नहीं कर पाते। मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए ये C4 नेगेटिव एनाइन नहीं बनाता। तो ये संभावना खत्म हो गई भाई, ये नियोन के बराबर नहीं पहुंच सकता। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए इसका बेसिक रीजन आएगा बिकॉज इट इज नॉट इजी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सके ये इजी नहीं है। दूसरा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, केटाइन बना दे, क्या बना दे? केटाइन, है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगा? हीलियम के बराबर। ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता बिकॉज हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी क्या चाहिए? हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर पॉसिबल नहीं होती है, तो न तो ये एनाइन बना सकता क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, न ये केटाइन बना सकता क्योंकि इसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो फिर इसने बीमारी का तोड़ कैसे निकाला? कार्बन ने तोड़ निकाला शेयरिंग करके। शेयरिंग का मतलब पार्टनरशिप करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। और शेयर, चाहे शेयर हो, चाहे गेन हो और चाहे लूज हो, वो सब होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो अब इसने इसको तोड़ निकाला और इसने क्या किया? शेयरिंग की। शेयरिंग की तो कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करी, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करी, सिलिकॉन के साथ करी, सल्फर के साथ करी। ऐसे शेयरिंग करके इसने अपने जो वैलेंसी है या जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लिया। तो जब इसने शेयरिंग की तो जो कंपाउंड बने उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स को कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। और उन कंपाउंड्स के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो मैं आपको थर्ड चैप्टर में ले जाना चाहता हूं। थर्ड चैप्टर में अपन ने पढ़े थे आयोनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स पढ़े थे? आयोनिक कंपाउंड्स। तो अपन एक प्रॉपर्टी वापस लिख लेते हैं तो अपने थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और ये भी जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक लिख लो आयोनिक कंपाउंड्स, एक इधर लिख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर। ट्रांसफर में दोनों चीज आ जाएगी, गेन और लॉस, गेन और लॉस। ये कंपाउंड कब बनते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे आपने देखा था सोडियम 281, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां हो गया 28 है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को आपने देखा था 17287, इसने लिया क्लोरीन ने, और क्लोरीन ने क्या बनाया था? Cl नेगेटिव। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हुए? ये केटायन, सोडियम केटायन और Cl नेगेटिव एनायन। तो ये कंपाउंड कब बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक डोनेट करेगा, ध्यान रखना, जो डोनेट करता है वो मेटल होता है, वो केटायन होता है, और जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, वो एनायन होता है।
ये नॉन मेटल है। और फिर कौन से कंपाउंड बने? आयोनिक कंपाउंड्स। और आप इसमें क्या लिखोगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। देखो कोवेलेंट, इसका सिंपल लो, को का मतलब साथ साथ, जैसे अपने स्कूल है को एजुकेशनल स्कूल, बॉयज और गर्ल्स साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे बड़ी साधन में आपने देखा होगा बॉयज स्कूल, गर्ल्स के अलग, बॉयज के अलग, लेकिन अपने स्कूल के लिए को एजुकेशनल। को का मतलब साथ साथ, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। इसका मतलब कोई भी दो एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वो एटम कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं, एक कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन भी हो सकता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स are formed by sharing pair of electrons, sharing pair of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर करके बना सकते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे हाइड्रोजन का, इसको मैं एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, मतलब इसके कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। अब इन दोनों के पास हीलियम के बराबर पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये कहेगा कि अपन इसको शेयर कर लेते हैं। शेयर में देखो दोनों का हिस्सा आ रहा है, ये दोनों का हिस्सा आ रहा है, और ये आपका बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बन गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के दो एटम से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना। अपने पढ़ा था मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम्स से बनते हैं। तो ये बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, और ये बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से। पहला डिफरेंस अपना हो गया, यहाँ पर मैं इनको डायरेक्ट ये मिटा देता हूँ एक्सप्लेनेशन को। दूसरा देखो, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस अपन ने ये लिखा था कि ये मोस्टली क्या ज्यादातर सॉलिड ही होते हैं, मोस्टली सॉलिड्स इन नेचर। कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर। ये देखो, ये क्या होते हैं? गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और सॉलिड भी होते हैं। गैस कैसे? लोअर मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? लोअर मेंबर्स। कैसे? जैसे मीथेन, ये CH4, मीथेन क्या है? गैस है। इसी प्रकार आपकी एलपीजी का फॉर्मूला ये होता है C4H10। एलपीजी में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ध्यान रखना, ये एलपीजी का है, ये मीथेन CNG का है ना। एलपीजी में ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन, जो अपने घरों में जलाते हैं गैस होती है, ब्यूटेन 4 कार्बन 1 कार्बन। अब लिक्विड में आता है आपके जैसे पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान, कोवेलेंट कंपाउंड ध्यान रखना, पेट्रोल, डीजल। अब सॉलिड में आपका आ गया कोल, डायमंड, है ना, ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली सॉलिड इन नेचर। ठीक है, ये लिख लेना आप। लोअर मेंबर्स मतलब छोटी कार्बन वाले 1 से लेकर 4 तक 5 तक वाले गैसेस फॉर्म में होते हैं, 6 से ऊपर वाले लिक्विड में होते हैं 10 तक, और 10 से ऊपर वाले सॉलिड फॉर्म में होते हैं। 10 का मतलब कार्बन के नंबर। थर्ड देखो, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? इनके अंदर होता है आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ डिफरेंस देखो, सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल इन वाटर, और ये किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं? सोल्यूबल इन केरोसिन, बेंजीन, एल्कोहल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा आ जाएगा। फिफ्थ देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है क्या ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आएगा इन सॉल्यूशन। ध्यान रखना, केवल सॉलिड फॉर्म में नमक है वो पुअर कंडक्टर अपन ने पढ़ा था। जब एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में ही आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। मैंने आपको जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब कहा था कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और ग्रेफाइट एकमात्र नॉन मेटल था जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की थी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि जो एसिड बेस या सोल्ट्स वगैरह जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में इनके आयन फ्री हो जाते हैं। तो या तो ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या पिघली हुई अवस्था में जो नमक आपके घर पे है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ये देखो पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर। ठीक है, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर के तो ग्रेफाइट एक्सेप्शन आ जाएगा, इसमें ग्रेफाइट एक्सेप्शन आ जाएगा ना, अपवाद आ जाएगा। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड है। अब सिक्स्थ डिफरेंस देखो, इनके एमपी बीपी हाई होते हैं। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मतलब बॉइलिंग
पॉइंट हाई होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई कैसे, जैसे अपन ने नमक का पढ़ा था 1074 केल्विन, 1074 केल्विन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और इनके एमपी और बीपी है ना लो होते हैं। जैसे अपन ने एसिटिक एसिड का पढ़ा 292 केल्विन, एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है आपका उसका 292 केल्विन, बहुत कम होते हैं। हालांकि डायमंड एक्सेप्शन है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके अंदर डायमंड के अंदर, लेकिन वो एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। जैसे नमक का होता है 1074 केल्विन, सोल्ट का है ना, कॉमन सोल्ट का। सेवंथ डिफरेंस जो इसमें ये देखना आप, ये पहला डिफरेंस वापस देखो, आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन और लूज, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अपन ने पढ़ा मोस्टली सॉलिड इन नेचर, ये गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। गैस कौन कौन होते हैं, जैसे मीथेन, ब्यूटेन, ये गैसेस फॉर्म में, छोटे कार्बन वाले, ज्यादा कार्बन वाले लिक्विड, फिर उससे बड़े वाले सॉलिड। इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, प्लस और माइनस के बीच में, आयंस के बीच में, है ना, जैसे Na+Cl नेगेटिव, ये आयोनिक बॉन्ड। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है। ये सोल्यूबल इन वाटर, ये किसके अंदर बोलते हैं, सोल्यूबल इन केरोसिन, बेंजीन एंड अल्कोहल। फिर आगे देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। और सॉल्यूशन बना हुआ होगा एक्वस या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, है ना, जैसे नमक का बता रखा 1074 केल्विन, और इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जैसे एसिटिक एसिड का बता रखा है। सेवंथ डिफरेंस होता है इसके अंदर, इनके अंदर होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो रीजन आप दे देना कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको आंसर देना है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें क्या लिखोगे, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनके अंदर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये होते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इनके एग्जांपल, तो आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल पे आप NaCl, KCl, Na2SO4, NaOH, है ना, ये सारे आप एग्जांपल दे सकते हो। कॉपर सल्फेट, FeOH3, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, है ना, टोटल इसके एग्जांपल है कोवेलेंट, उसके आयोनिक के, ठीक है। और कोवेलेंट के क्या एग्जांपल दोगे आप, कोवेलेंट के एग्जांपल दोगे आप एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कोवेलेंट के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपलों में आप क्या दोगे, इसके एग्जांपलों में आप दोगे NaCl, KCl, K2SO4, जिसमें भी मेटल और मेटल आपको दिखे, KCl, है ना, जैसे MgCl2, CaCl2, CaOH2, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। इसमें क्या दोगे आप, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या आएगा, CH3COOH, ग्लूकोज C6H12O6। आपको ध्यान हो तो अपन ने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एक आपका जो अल्कोहल, एक अल्कोहल में जैसे आपका आ गया मेथेनॉल C2H5OH, ये दोनों ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की थी, है ना, ग्लूकोज और एथेनॉल ने, ग्लूकोज और एथेनॉल। ध्यान रखना, एथेनॉल एक मेंबर है और इस ग्रुप का नाम है अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है, OH लगा हुआ होता है। अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है, OH लगा हुआ होता है। तो ये दो, इन दोनों ने, ग्लूकोज ने और एथेनॉल ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की थी। सेकंड चैप्टर में एक एक्टिविटी पढ़ी थी, क्यों नहीं की थी, तो वहां अपन ने रीजन लिखा था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, आयंस के एब्सेंस के कारण ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते। और एक चीज और अपन ने ये भी देखा था कि इनमें हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर के नहीं होते। तो एसिडिक नेचर के क्यों नहीं होते, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होकर भी H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपके देखो एक चीज आती है कि जो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इन कोवेलेंट कंपाउंड के जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आता है, ध्यान रखना। जैसे आपके क्वेश्चन है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड्स का आपकी डेफिनेशन भी दे रखा है, सच बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स।
है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स का एग्जांपल दे रखा है, एक डेफिनेशन दे रखी है, सच बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, उनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे दे रखा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रांग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर तो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या है ये समझना, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर CO2 गैस भरी हुई है, CO2 जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। मान लो इस मॉलिक्यूल को मैंने ये CO2 इसका फॉर्मूला लिख दिया, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये CO2 का फॉर्मूला लिख दिया। इनके बीच जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीक फोर्स होता है। कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। वीक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इनके MP एंड BP ये क्या होते हैं, लो होते हैं। MP और BP क्या होते हैं, लो होते हैं। अंदर तो स्ट्रांग फोर्स होता है, देखो अंदर कैसे होता है, अपन पढ़ेंगे आगे। ये देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ये इसकी स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये फोर्स तो क्या है, स्ट्रांग है। क्या है, स्ट्रांग विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं, तो यहाँ पर रीजन लिख रखा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रांग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक, लेकिन इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच, एक मॉलिक्यूल में तो स्ट्रांग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके बारे में, जो जिसमें कार्बन भी है और कार्बन नहीं भी है। तो ध्यान रखना, आयोनिक कंपाउंड हमेशा बनेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे केवल नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो कुछ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक तो होगी बॉन्ड स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर कौन सी पढ़ेंगे अपन, बॉन्ड स्ट्रक्चर, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां जैसे पढ़ने मान लो डाल लिया सीरियल नंबर, यहां डाल लिया फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मान लो और यहां डाल दिया अपने, हाँ अब जैसे सपोज दैट पहला अपने ले लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2। क्या आ गया, H2, ध्यान से देखना H2। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर, अब H2 दो एटम से बना, अपने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से बनते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर आ गई इनकी H2H, सिंगल बॉन्ड। अभी सिंगल बॉन्ड क्यों आया, इसकी जो थ्योरी है वो समझने के लिए अपने को हाइड्रोजन पे जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बेचारे के आउटर मोस्ट इनर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन एलिमेंट ऐसा है जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आता है, मेटल्स की तरफ आता है, जबकि ये नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसका ग्रुप नंबर 1 है, और इसका पीरियड भी एक नंबर है, 1 नंबर है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हीलियम के बराबर जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। हीलियम के बराबर जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ध्यान रखना, ये कैसा है, मोनोवेलेंट है। कैसा है, मोनोवेलेंट, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो ये मोनोवेलेंट वाले आप देख लेना कौन कौन है। मोनोवेलेंट वालों में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन, जनरली ब्रोमीन भी आता है, पर आप ये ध्यान रखो मोनोवेलेंट, ये मोनोवेलेंट अभी आगे काम आएगा, है ना। फिर अपन एक स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे, पहले सुन लो आप। मोनोवेलेंट में कौन आएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, मतलब इनको और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है। जैसे क्लोरीन का देखो 287, अब इसको देखो ये तो कंप्लीट है, ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। इसके बराबर पहुंच जाएगा आर्गन के बराबर। किसके बराबर, आर्गन का कितना होता है, 18। तो ये मोनोवेलेंट है। कौन कौन है मोनोवेलेंट, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, अभी एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, भी बॉन्डिंग बनाने में काम आएगी मोनोवेलेंट के लिए। बाईवेलेंट, बाईवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मोनोवेलेंट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। और प्रत्येक एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करूं। अब बाई का मतलब 2 है,
तो यहां से देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8, कितना हुआ 2 और 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अंदर वालों की बात ही मत करो, कितने चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे नियॉन के बराबर जाने के लिए अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसके बराबर पहुंच जाएगा हीलियम के बराबर, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसके बराबर हो जाएगा नियॉन के बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन इजी रहेगा ना। तो ये कैसा है बाइवेलेंट है। तो बाइवेलेंट में आपका ऑक्सीजन है, एक आपका ये इनके 2 लगता है ध्यान रखना। बाइवेलेंट में आपका ऑक्सीजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर, ये ध्यान रखना है बाइवेलेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर। अब आता है ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो, तो उसमें आपको पढ़ना है नाइट्रोजन। क्या पढ़ना है नाइट्रोजन का कितना होता है 5, तो 7 होता है 2 और 5। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हीलियम के बराबर 2 हो जाएंगे, या 3 गेन करेगा नियॉन के बराबर हो जाएगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 चाहिए। कितना चाहिए 3 चाहिए। तो ये कैसा एलिमेंट है ट्राइवेलेंट, कैसा है ट्राइवेलेंट। और कार्बन अपना देखो 2 और 4। अब इसको नियॉन के बराबर पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बराबर पहुंचने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे 4। तो ये कैसा है टेट्रावेलेंट। तो मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। अब ध्यान रखना हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, इन गैसों को कभी भी लिखते हैं तो अपन ये 2 नीचे नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फिल है कंप्लीटली। इसके 2 है, इसके 10 8 है ना, इसके भी 8 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल पे हीलियम का होता है 2, तो 2 का 2, नियॉन का है 10, तो 2 और 8। तो पहली सेल में अपने पढ़ा था 2 होने चाहिए, दूसरे में कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, तो इनके कंप्लीटली फिल है। तो इनका अपन कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाते हैं, न किसी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन इनको अपन कहते हैं नोबल गैसेस, इनको अपन कहते हैं जीरो गैसेस। कौन सी गैसेस जीरो गैसेस। जीरो गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है जीरो। इनको अपन कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्या कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? इनएक्टिव गैसेस है। नोबल गैसेस, जीरो गैसेस, इनर्ट गैसेस कहते हैं इन तीनों को, चारों को। तो अपन ने पहले हाइड्रोजन का पढ़ लेते हैं अपन। अब समझ में आ गई आपकी? तो मोनोवेलेंट कौन है? हाइड्रोजन है, और क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। बाइवेलेंट कौन है? ऑक्सीजन और सल्फर है। ट्राइवेलेंट कौन है? नाइट्रोजन है। और टेट्रावेलेंट कौन है? कार्बन है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गई। अब ध्यान रखना, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे एक दोस्ती होने के लिए कितने जने चाहिए? जैसे मैं दोस्ती करूं तो किससे करूं? कोई एक जना होगा तो ही करूंगा। तो हम 2 जने में दोनों के बीच क्या बनी? बॉन्ड बना। दोनों के बीच क्या बना? बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से आया, एक इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ से आया। तो देखो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गई। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या करना है कि अगर सेम हो तो इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से दर्शा देना, ये एक ही बात है। कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाएगा, वो भी एक ही बात है, क्रॉस से या डॉट से। अब ये सेम है तो इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों ने पेयरिंग की और ये क्या बन गया आपका H2 मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा अपन ले लेते हैं क्लोरीन का एग्जांपल। क्लोरीन, अब क्लोरीन में क्या है Cl, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गई, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 7। इनको जाने तो 10 लेने, केवल बाहर वालों का ध्यान रखना 7। तो 7 को देखो अपने को ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि इस 7 को कैसे लिखें कि अपने को केवल सिंगल बॉन्ड बने। तो सिंगल बॉन्ड इधर इस साइड में बनेगा, लेफ्ट राइट में। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने केवल यहाँ लिख दो, ठीक है। बाकी अब 6 एडजस्ट कर दो। तो 6 एडजस्ट किया अपन ने, 2 4 6, ये 7 हो गए इसके, 2 4 6 और ये 7। देखो तो ये क्लोरीन का कितना हो गया 8 हो गया, ये इस क्लोरीन का कितना हो गया 8 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2। ध्यान रखना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड। ये बाइवेलेंट है, डबल बॉन्ड बनाता है। ये क्यों बनाता है? तो देखो ये ऑक्सीजन ले लिया, ये दूसरा ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 6, जाने दो 2 को 6 लिखो। अब 6 अपने को ऐसे लगाना है कि डबल बॉन्ड बना ले, तो इसके राइट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे अपन, इसके लेफ्ट में इसके राइट में। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखो। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 4 6, इसके भी 2 4 6। तो ये देखो ये हो गया ऑक्सीजन के 2 4 6 8। ऐसे इसके देखो 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप
फोर्थ जैसे ले लो नाइट्रोजन को, है ना, तो नाइट्रोजन के बीच में अपन ने पढ़ा ट्राईवेलेंट, ये कैसा है बाईवेलेंट, बाईवेलेंट वाला क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, ये कैसा है मोनोवेलेंट, है ना, ये भी कैसा है मोनोवेलेंट, और ये कैसा है ट्राईवेलेंट। अब आपको यहां 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाने हैं इधर की तरफ राइट साइड में, जैसे सब डायरेक्ट नाइट्रोजन का देखना, ये हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 और 5, जाने दो 2 को, 5 में 3 हो गया तो 2 लिखना आपको, तो 2 ऐसे लिख दो आप, ये देखो कितने हुए 2 3 5 3 8, 2 3 5 3 8, ये नाइट्रोजन बन गया। अब ये कैसा वेलेंट है ट्राईवेलेंट। ध्यान रखना बॉन्ड मैक्सिमम सिंगल डबल और ट्रिपल चौपल बॉन्ड नहीं होते हैं, जैसे कार्बन है तो दूसरे कार्बन के साथ ऐसे मत कर देना कि 4 बॉन्ड बना लिया, नहीं, यहाँ पर कार्बन खूब सारे लोगों से जुड़ता है तो मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन वाला अपन आगे देखेंगे, ये आपके यहाँ तक समझ में आना चाहिए, ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, देखो होमो एटॉमिक होमो एटॉमिक होमो एटॉमिक होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक का मतलब एक ही एटम से बने हुए मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो ये क्यों बने, ये इसलिए बने कि सबने क्या किया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। कौन सी गैसें हैं जो जीरो वैलेंट होती है, जिनकी जीरो वैलेंसी होती है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन। कौन से एलिमेंट हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं जिनकी मोनोवेलेंट होते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को बताना है कि कौन से एलिमेंट है जो मोनोवेलेंट होते हैं, कौन से बाईवेलेंट होते हैं और कौन से ट्राईवेलेंट होते हैं अभी वाली टेबल के अकॉर्डिंग। अब पढ़ते हैं अपन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो उसमें अपन ने जैसे पहले पढ़ लिया अपन ने पढ़ेंगे हेटेरोएटॉमिक में अमोनिया, दूसरे में पढ़ेंगे अपन वाटर, तीसरे में पढ़ेंगे CO2, चौथे में पढ़ेंगे मीथेन CH4, इसका नाम है मीथेन। ये 4 एलिमेंट, ये 4 कंपाउंड अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 4 कंपाउंडों में देखो और भी अपने को याद आए तो लिख लेंगे। सबसे पहले अमोनिया। अब जब भी ये सारे के सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जब भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो उसमें सबसे कम संख्या वाला जो होता है, सबसे कम नंबर वाला, वो जो होता है वो होता है सेंटर एलिमेंट। तो इसका सेंटर एलिमेंट कौन है N, इसका सेंटर एलिमेंट कौन है O, इसका सेंटर एलिमेंट कौन है C, इसका सेंटर एलिमेंट कौन है C। तो जहां जहां मैंने लगाया सेंटर एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन की अपन वैलेंसी जान लेते हैं, हाइड्रोजन सिंगल होता है तो इसको ये ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप में होता है, तो ये इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दो अमोनिया की। अब इस बॉन्ड स्ट्रक्चर को क्या करो इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील कर दो। नाइट्रोजन के आप जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो 3 आपको ऐसे बैलेंस करना है ऐसे, और ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी यहाँ पे डॉट से दर्शाएंगे इस हाइड्रोजन को, दूसरे वाले को डॉट से। ये आपका हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब नाइट्रोजन का देखना 2 3 4 5 6 7 8, ये अमोनिया हो गया। वाटर में ये इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, थोड़ी वी शेप होती है नीचे। वाटर में देखो सेंट्रल एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन, और ये साइड में कौन है हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है ऑक्सीजन, अब इलेक्ट्रॉनों को इस हिसाब से करना है कि यहां पर आपको ये ऐसे आ जाए, और ये 2 ये 4 4 2 6, और इधर कर दिया आपने वाटर, ये आपका हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन क्या हो गए, ये हाइड्रोजन क्या हो गए, ये ऑक्सीजन का हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, और हाइड्रोजन के देखो 1 और 2, हाइड्रोजन हीलियम के बराबर पहुंच गया और ऑक्सीजन नियोन के बराबर पहुंच गया, ठीक है। इसी प्रकार CO2 का देखो, CO2 का C एलिमेंट है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ध्यान रखना। तो कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा 4, या 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, या एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया। तो अब यहां पर क्या करना है, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं ऐसे। तो ये देखो, अब ऑक्सीजन का देखो 2 इधर करना ऑक्सीजन के, अब बाकी के ऑक्सीजन के 6 बच गए, तो 6 को आप इधर कर दो, सॉरी 4 बच गए, 6 हो गए ऑक्सीजन के, ये 6 हो गए, ये ऑक्सीजन के 8 हो गए, और ये ऑक्सीजन के 8 हो गए, और ये कार्बन के, मतलब कार्बन इसलिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, इधर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हो गए, 4 कार्बन के पास से 8 हो गए, ऑक्सीजन के 6 हैं तो ऑक्सीजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले चाहिए, ये CO2 का बन गया, ठीक है। लास्ट आपसे बनता है मीथेन का।
लास्ट बनता है मीथेन का। तो जो आप देख लो मीथेन में ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। अब इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बनाता है, ध्यान रखना इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब आपको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के पहले 4 दर्शा दो, हाइड्रोजन के ये ऐसे कर दो, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट कर दो। ध्यान रखना जो ये मीथेन है ये सीएनजी का एक मेन कंपोनेंट है। ये गोबर गैस, काऊ डंग गैस, जो डंग गैस है उसका भी एक कंपोनेंट है। ये नेचुरल गैस का भी एक कंपोनेंट है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स दलदली भूमि से निकलती है। दलदली भूमि जानते हो, चावल के खेत या जहाँ पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है वहां से इसका प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो आपकी बुक में सारे दे रखे हैं मैंने सारे बता दिए हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, वापस सुनना, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिनके अंदर तो विद इन द मॉलिक्यूल तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब बात करते हैं अपन कार्बन के एलोट्रोप्स की। कार्बन के एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स का मतलब होता है जब एक एलिमेंट, जैसे कार्बन एलिमेंट है, वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो एलोट्रोप ऑफ एन एलिमेंट फाउंड इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज में पाया जाता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो अपने जो सिलेबस में है वैसे इसके 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। अपने सिलेबस में जो क्रिस्टलाइन दे रखे हैं उसमें भी अपने सिलेबस में केवल 3 दे रखे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, जबकि इसके 2 होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एक नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में आता है ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन। नॉन क्रिस्टलाइन में आता है कोल, चारकोल, है ना ये। तो अपन केवल क्रिस्टलाइन वाला पढ़ रहे हैं, तो जिसमें एक तो अपने है डायमंड, कौन है, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। तीसरा क्या है, फुलरिन। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो एलोट्रोप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। और किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी, कलर, साइज, शेप, स्टेट। जैसे डायमंड देखोगे तो डायमंड का कलर लस्टरस होता है, चमकदार होता है, लेकिन ग्रेफाइट का देखोगे तो ग्रेफाइट कैसे नेचर का होता है, डल नेचर का होता है। तो इनकी साइज, शेप वगैरह अलग अलग होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है, लेकिन न्यूट्रॉन इनमें सेम है, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर और यहाँ वो मैटर नहीं करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग उसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं अपन डिफरेंस लेवल के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। एक तरफ अपने लिख लिया डायमंड और एक तरफ लिख लिया ग्रेफाइट। देखो डायमंड आप जानते हो कैसा होता है नेचर में, लस्टरस, और ये कैसा होता है, डल नेचर का। कैसे नेचर का होता है, डल नेचर या नॉन लस्टरस। पेंसिल का लेड देखा होगा, ग्रेफाइट पेंसिल। सेकंड, इसमें 1 कार्बन is attached to 4 कार्बन। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन में से। इसमें 1 कार्बन is attached या bonded to the 3 कार्बन्स। अब देखो इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो all bonds are single bonds, all bonds are सिंगल बॉन्ड। 4 से जुड़ा हुआ है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल, तो 2 सिंगल में एक एंड 1 डबल बॉन्ड, यस 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड से। मतलब इसमें चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसमें एक कार्बन जो है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से तो सिंगल से, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। जिसे इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल।
हेड्रल। अब इसमें क्या होता है, एक कार्बन, जैसे ये कार्बन है, अब देखो अपन ने एक कार्बन ले रहे हैं कलर पे, खूब सारे होते हैं। अब इस कार्बन को देखो आप, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। इसी प्रकार जैसे ये है तो ये देखो ये कार्बन भी कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो कार्बन है, सॉरी ये कार्बन है 1 2 3 4, ये इससे नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये फिर दूसरे कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक टेट्राहेड्रल होता है, इसमें होता है हेक्सागोनल सेम प्लेन, हेक्सागोनल सेम प्लेन, हेक्सागोनल सेम प्लेन में होता है। ये 3D होती है, ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल कैसे होती है, 3D होता है, और ये होता है 2D। 2D में क्या होता है कि ऐसे हेक्सागोनल बेंजीन की स्ट्रक्चर जैसी ऐसे होते हैं, जैसे 4 2 6। तो एक, अब जैसे इसमें क्या होता है ऐसे, अब इसमें जैसे ये कार्बन है तो ये जुड़ा हुआ है इससे, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 3 से जुड़ गया। इसमें जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन इससे जुड़ गया, 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3 ऐसे। एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, इसमें एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है। ये 2D होती है, हेक्सागोनल सेम प्लेन होती है। तो एक प्लेन के ऊपर ऐसे लेयर के रूप में रहता है, जैसे ये एक लेयर, एक ये लेयर है, इसको ऐसे कर लो, एक ये लेयर है, एक ये लेयर ऐसे, तो लेयरिंग रूप में होता है। इसीलिए इसको ड्राई लुब्रिकेंट, शुष्क स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है, इसको ग्रेफाइट को। ठीक है, तो ये लसरस होता है, ये डल नेचर का होता है। इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसमें चारों कार्बनों से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है तो यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये एक कार्बन, ये 2 सिंगल बॉन्ड हो गए और ये 2 एक डबल बॉन्ड, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ये एक 2 सिंगल बॉन्ड हो गए और एक डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। ये 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और ये 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 सिंगल हो गए और एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल है डबल, तो ये टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। और ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। क्यों, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया कि जो डबल बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है, इजीली टूट जाता है। तो आप जानते हो कि एक डबल बॉन्ड में, सॉरी डबल बॉन्ड इजीली टूट जाता है, तो डबल बॉन्ड का जो बाद में बना ना बॉन्ड, वो टूट जाता है। एक बॉन्ड टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुड कंडक्टर होता है। फिफ्थ जो डिफरेंस है, ये यूज किस किस में आता है, तो ये डायमंड कट, स्टोन कटिंग, पत्थर को काटने में, देखो इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये, स्टोन कटिंग, जेम्स, ज्वेलरी, जेम्स और ज्वेलरी में भी आता है। ये कहाँ कहाँ काम आता है, ग्रेफाइट, ड्राई लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जानते हो जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। और ये काम आता है पेंसिल में, और ये काम आता है इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या बनाने में, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड बनाने में। आपने जो वो देखी होगी, सेल देखा होगा, है ना, तो सेल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक निकलता है ना अंदर, वो ग्रेफाइट का होता है। जो अपने घड़ी के अंदर जो सेल लगता है ना, बड़ा वाला पेंसिल सेल, उसको फोड़ना, उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक रोड निकलेगी, रोड किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ये इसके कुछ बेसिक डिफरेंस है। एक थर्ड जो है फुलेरिन, उसके अंदर क्या है, 60 कार्बन, 60 कार्बन होते हैं। और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है फुलेरिन की, वो जियोडेसिक डोम या फुटबॉल जैसी होती है। और बकमिंस्टर फुलर ने उसकी खोज की, इसलिए फुलेरिन को बक्की बॉल भी बोलते हैं। फुलेरिन को क्या बोलते हैं, बक्की बॉल भी बोलते हैं। और उसके अंदर 60 या 70, इसमें दे रखे हैं C60 कार्बन। फर्स्ट वन जो होता है उसमें 60, कई में 70 भी कार्बन होते हैं। C60 कार्बन की संख्या 60 तक होती है उसके अंदर। देखो आप कितने कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर जो आपकी फुटबॉल टाइप होती है, तो बकमिंस्टर फुलर ने इसको खोज किया था, इसको बक्की बॉल भी कहते हैं, है ना, फुलरीन और बक्की बॉल भी कहते हैं। अब देखो जो डायमंड जो अपन ने देखा, आपको पता है कोहिनूर डायमंड, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में लगा हुआ है, वो भारत की हैदराबाद की जो गोलकुंडा की खाने हैं आंध्र प्रदेश में, वहां से निकाला गया था। और विश्व का ध्यान रखना, सबसे महंगा हीरा तो कुलीनार है, सबसे बड़ा हीरा, लेकिन सबसे महंगा हीरा है कोहिनूर, जो अपने इंडिया से निकाला गया था। नादिर शाह इसको लूट कर ले गया था। महेश जी सर ये आपको एसएस की क्लास में बताएंगे। इसके बाद आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर, देखो वर्सेटाइल नेचर, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि कार्बन हर किसी में पाया जाता है, वर्सेटाइल नेचर। ठीक है,
तो हर किसी में पाया जाता है कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन हर किसी में पाया जाता है। तो इसका रीजन है, इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो केटेनेशन, एक तो होती है केटेनेशन, इसके खूब सारे कंपाउंड्स मिलते हैं केटेनेशन, और दूसरा होता है टेट्रावेलेंसी। वर्सटाइल नेचर के लिए दो कारण जिम्मेदार है, वो है केटेनेशन और दूसरा है टेट्रावेलेंसी या टेट्रावेलेंट। केटेनेशन क्या होता है कि कार्बन 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 से या दूसरे एटम्स से, हाइड्रोजन से, इनसे, या कार्बन कार्बन से जुड़कर या तो चेन बना लेता है या रिंग बना लेता है, ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, या तो चेन बना लेता है या रिंग बना लेता है या ब्रांच चेन बना लेता है। इस प्रकार इसकी जो चेन बनाने की जो नेचर होती है उसको बोलते हैं हम केटेनेशन। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केटेनेशन। मतलब कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी, मतलब अद्वितीय प्रकृति होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसको अपन बोलते हैं केटेनेशन। तो इसमें या तो चेन फॉर्म में बनाएगा या रिंग फॉर्म में बनाएगा, रिंग दिख रही है, और या ब्रांच्ड फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। तो जब कार्बन से दूसरा कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो सिंगल बॉन्ड से, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। मतलब कार्बन की चारों जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, लेकिन कार्बन जब दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। अगर आपको पूछे तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी है? सेचुरेटेड है, क्योंकि एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है? अनसेचुरेटेड है, एक कार्बन तीन कार्बन से ही जुड़ता है, तो वहां एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा कोई एलिमेंट है उसके अंदर ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि जो लंबी चेन बना सके। एक जरूर इसमें होता है सिलिकॉन। ध्यान रखना, कार्बन का जो फैमिली पढ़ेंगे अपन ग्रुप 14 जो पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैसी जीन्स पहनूं, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जरूर बनाता है, लेकिन ये मैक्सिमम कितने बना सकता है? 7 या 8 तक मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कार्बन तो जैसे अपन ने पढ़ा कुंडली में C60 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो केटेनेशन की प्रवृत्ति। दूसरा होता है टेट्रावेलेंसी, ठीक है। एक दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन केवल 7 और 8 एलिमेंट्स तक बना सकता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना, आपको पूछ ले कि कार्बन तो इतने बना सकता है, सिलिकॉन केवल 7-8 ही बना सकता है, क्योंकि कार्बन ज्यादा बना सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 4000 आता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्यों होता है? बिकॉज कार्बन की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। कार्बन की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। तो स्मॉल साइज होने के कारण, मैं इसको यहां समझा देता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसकी स्मॉल साइज, जैसे मान लो कार्बन पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन 6 और 6 न्यूट्रॉन, ये इसकी पहली सेल और इसकी दूसरी सेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। दूसरा होता है आपके सिलिकॉन। सिलिकॉन में पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 4। अब ये जो सिलिकॉन है, अब इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। तो कार्बन कार्बन आपको पूछे कि कार्बन का जो फैमिली है, कार्बन फैमिली का मेंबर ही सिलिकॉन है, ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कार्बन कितने बनाता है, सिलिकॉन क्यों नहीं बनाता है? तो आपको बोलना है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की साइज छोटी होती है, तो उसका जो न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठे हुए हैं? प्रोटॉन। वो इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते और स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, जिससे ये स्टेबल होते हैं, जबकि सिलिकॉन वगैरह के मॉलिक्यूल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इट्स स्मॉल साइज, इसकी छोटी साइज। This involves the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. तो ये shared pair के इलेक्ट्रॉन्स को strongly hold कर लेता है कौन? कार्बन। तो ये मोर कंपाउंड बनाता है, इट मींस लेस रिएक्टिव है। ध्यान रखना, जो मोर स्टेबल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होता है। तो कार्बन लेस रिएक्टिव है, मतलब मोर स्टेबल है। जो लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव किससे करेगा? तो मोस्ट स्टेबल होगा, और जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है।
तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी और कैटेनेशन के कारण अब ये कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, इनके सबके साथ एक कंपाउंड बनाता है। वो इसकी होती है यूनिक एबिलिटी। और ये क्या करता है, इसकी छोटी साइज होने के कारण जो शेयर के पेयर के इलेक्ट्रॉन से इनको होल्ड करके रखता है, इनको क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जाने नहीं देता। इसलिए जो कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछ ले कि जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है वो स्टेबल कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, तो आपका आंसर आएगा बिकॉज सिलिकॉन आर मच बिगर इन साइज, मच लार्जर इन साइज देयर, मच लार्जर साइज सिलिकॉन। और ये कौन है, कार्बन। मच लार्जर इन साइज, साइज में बड़ा होने से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में है वो इसका न्यूक्लियस इजीली होल्ड नहीं कर सकता, जबकि कार्बन की साइज छोटी होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसके प्रोटॉन्स होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। और वेरी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। क्या होता है, मोर स्टेबल। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव। ध्यान रखना, जो मोर स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव, ये क्या होता है, लेस स्टेबल। कौन, सिलिकॉन। और मोर रिएक्टिव, कौन होता है, मोर रिएक्टिव। दूसरा ध्यान रखना है, ये तो C60 C70 इतने भी कंपाउंड बनाता है, तो ये केवल 7 या 8 तक बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो देखो वैसे तो आपके टॉपिक में सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसकी डेफिनेशन आप दोगे तो द कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जो रखते हैं उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रो नाम से पता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एसाइक्लिक, जिनमें साइकिल नहीं होती, साइकिल इज नॉट प्रेजेंट। साइकिल का मतलब रिंग इज नॉट प्रेजेंट। और दूसरे होते हैं साइक्लिक, रिंग प्रेजेंट होती है, इनके अंदर क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये एसाइक्लिक होते हैं, अपने सिलेबस में वैसे यही है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। ध्यान रखना, डायमंड सैचुरेटेड का एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड का मतलब मोर रिएक्टिव होते हैं। ये डायमंड इसमें ग्रेफाइट आ जाएगा। देखो लेस रिएक्टिव सैचुरेटेड में क्या होता है, all bonds of carbon, all 4 bonds of carbon are satisfied by single bonds, single covalent bonds, single bonds. all bonds of carbon are satisfied by single bond, केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी बॉन्ड। इसमें देखो दो प्रकार के होते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी। तो ये होते हैं एल्कीन, ये होते हैं एल्काइन। इनके जो सैचुरेटेड होते हैं, तो सैचुरेटेड में अपने मैंने यहां लिखा नहीं, एल्केन्स। ध्यान रखना क्या आता है, एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होता है, एक कार्बन के जो 4 बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से सैटिस्फाइड होंगे। एल्कीन में क्या होते हैं कि कार्बन के जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड और एक 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा सैटिस्फाइड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखना, एक कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक कार्बन के एक तो ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड। साइक्लिक में क्या होता है, 2 प्रकार की रिंग होती है, एक साइक्लोएल्केन वाली, वैसे आपके सिलेबस में शायद नहीं है, और दूसरी एरोमेटिक वाली। साइक्लोएल्केन वाली को हम बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। एरोमेटिक वाले में क्या होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप पढ़ोगे तो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप 10th में 12th में 11th में पढ़ोगे। जैसे बेंजीन, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं और एक दो कभी कभार डबल बॉन्ड भी होता है, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं होता। इसमें अल्टरनेट है, देखो 1 2 3 या फिर यहाँ मिलेगा।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बाकी के हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ये हो गया आपका एलिफेटिक, जिसमें रिंग होती है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें आपको आ जाएगा एरोमेटिक, ठीक है, जो बेंजीन वाला पोर्शन। अब सैचुरेटेड में आ जाएगा एल्केन, जिसमें चारों क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड की तरह सैचुरेटेड होती है, तो वो आपके आ जाएगा डायमंड, जिसमें एल्केन होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो एक प्रकार से एल्कीन का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है। अब अपने देखो इसमें जो बड़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, इसमें वन डबल और इसमें वन ट्रिपल, वन सिंगल, इसके अंदर वन टू सिंगल, टू सिंगल। ये इसको ऊपर से करें, इसका जो सफिक्स है वो आता है एन, इसका आता है इन, इसका आता है आइन, आइन, इथाइन, आइन, आइन बोलते हैं इसको, आइन। अब देखो इसका पहला मेंबर होता है, एक कार्बन को बोलते हैं अपन मेथ, तो इसका होता है मेथेन, इसका फर्स्ट कार्बन होता ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट होता ही नहीं है, मतलब मेथेन बड़ा नहीं होता। फिर इसमें दूसरा आता है C2H6, इसमें होता है C2H4, इसमें आता है C2H2, ठीक है। ये है आपका मेथेन, ये है एथेन, ये आ गया प्रोपेन, ऐसे करते करते ये आ गया ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला। देखो एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और C5H10, 5 के लिए पेंट, C6H10 हेक्स। अब यहां चीज देखो, इसका जनरल फॉर्मूला आपको एक जैसा मिलेगा। देखो कार्बन का एक और हाइड्रोजन कितने हैं, डबल से 2 ज्यादा, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कार्बन जो होते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और हाइड्रोजन है डबल से 2 ज्यादा। जैसे अब इसका देखो, कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन 2 × 2 + 2, तो C2H4+2, तो C2H4 6, तो ये आपका हो गया एथेन। इसी प्रकार इसको बोलते हैं एथीन, क्या बोलते हैं, एथीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, ये 2 हटा दो बस, इसका आ जाएगा CnH2n, डबल हाइड्रोजन, कार्बन का हाइड्रोजन डबल, C3H6, C4H8, डबल कर दो C5H10, ठीक है। तो एथीन, ये है प्रोपीन, इसका पहले वाला मेंबर मीथीन नहीं होता, ये है ब्यूटीन, ये है पेंटीन। इसी प्रकार इसमें देखो, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन कम, इसमें +2 था, इसमें +2 था, इसमें +2 हट गया, +2 हट गया, इसमें आ गया -2, तो ये आता है आपका एथाइन, इसको बोलते हैं एथाइन। इसी प्रकार प्रोपाइन में तो डबल से 2 ज्यादा से 2 कम, C3H6 से 2 कम करो तो क्या जाएगा, H4, C3H4, तो ये आ गया आपका प्रोपाइन। वैसे ये आपके हट गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एथीन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन देखो, C4H10, 4 दूनी 8 2 10, 5 दूनी, ये सॉरी 12 आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ चल जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12। तो कार्बन जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन से डबल से 2 ज्यादा होते हैं। यहाँ कार्बन देखो 1 है, हाइड्रोजन 2 से 2 डबल, और डबल से 2 ज्यादा। यहाँ कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और 4 से 2 ज्यादा होते हैं। ये है आपके हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके बाद एक आपके आता है, वो आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखो क्या होते हैं, वैसे आपके हटा दिए शायद सिलेबस के, लेकिन फिर भी देखो समझ लो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जैसे ये आपका है मीथेन,
इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, ये जैसे आपके हो गया एथेन, चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको। अब क्या है कि जैसे इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, ये मीथेन है और ये क्या है, इथेन है। इसका एक हाइड्रोजन, इसका ये फॉर्मूला लिख दो, इसका ये फॉर्मूला लिख दो, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक हाइड्रोजन हटाते ऐसे आ जाएगा, इसको बोलेंगे अपन मेथिल। क्या बोलेंगे, एक हाइड्रोजन हटाते ही ये मीथेन था, मीथेन को क्या कर दिया मिथाइल, इसका नाम था एथेन। क्या नाम था, ये तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला हो गया एथिल। क्या हो गया, एथिल। जब एक हाइड्रोजन अपन ने हटा दिया, एक हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट से अगर यहां पर आ गया OH, क्या आ गया OH, तो OH के लिए एल्कोहल, तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। ये हो जनरल नेम और इसका IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। क्या होता है, मेथेनॉल। इसी प्रकार यहां देखो, यहां OH लगा दिया तो इसका नाम आ जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका नाम आ जाएगा एथेनॉल। क्या आ जाएगा, एथेनॉल। तो फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, द हेटेरोएटम, हेटेरोएटम का मतलब कार्बन से अलग, द हेटेरोएटम इज द ग्रुप कंटेनिंग these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain। मतलब तो उसकी केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है, तो यहाँ OH भाग लेता है, यहाँ भी कौन भाग लेता है, OH भाग लेता है। तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल, ये हो गया एथेनॉल। ये कब बना, जब एथेन का एक हाइड्रोजन निकला। ये कब बना, जब मेथेन का एक हाइड्रोजन निकला, मेथिल, और उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या चिपक गया, OH, उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या चिपक गया, OH। इसको बोलते हैं अपन एल्कोहलिक ग्रुप। अब मान लो ये तो ये हो गया, अब मान लो यहां पर अगर इस एक हाइड्रोजन की जगह ये चिपक जाए तो ये क्या हो गया, दो कार्बन। तो दो कार्बन आपको याद करो, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। एक हाइड्रोजन की जगह ये लग गया। इसी प्रकार इसका भी हाइड्रोजन हटा दो और यहां कर दो COH, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। चार तीन कार्बन है, दो तीन, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया। तो एसिड के लिए COH, एल्कोहल के लिए OH, एसिड के लिए COH, एल्कोहल के लिए OH। और भी है, वो नहीं बताएंगे आपको, ना आपके आएंगे, आपको बस ये एसिड अपने बार बार आता है, एसिडिक एसिड। तो CH3COH कैसे बना, तो ये मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, पहले मेथिल बना और उस मेथिल में अपन ने क्या जोड़ दिया, COH। तो ये हो गया मेथिल मेथनोइक, सॉरी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका ये बन गया। ठीक है, अब इसी में देखो आप एल्कोहल वाले में अपने पढ़ लेते हैं अपन, लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। देखो यहां मैं ग्रुप बना रहा हूं होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब सेम, पढ़ा था आपने, सेम। लोगोस का मतलब एक है ना, लोगोस, लोगोस का मतलब अध्ययन, स्टडी, लोगोस सीरीज, सेम सीरीज। अब देखो यहां पर मैं बना रहा हूं एल्केन, यहां बना रहा हूं मैं एल्कीन, यहां बना रहा हूं एल्काइन, ये दोनों अनसैचुरेटेड है। यहां बना रहा हूं एल्कोहल, यहां बना रहा हूं ओइक एसिड, ओइक एसिड या एसिड वगैरह जो आ जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। एल्केन में जैसे मैंने पहला लिखा मेथेन, दूसरा लिखा एथेन, तीसरा लिखा प्रोपेन। ठीक है, C3H8। डबल से दो ज्यादा, डबल से दो, तीन दूनी छह, दो आठ, दो दूनी चार, दो छह। इसमें एल्कीन में डबल, जस्ट डबल आते हैं। पहला मेंबर होता ही नहीं है, तो इसमें दूसरा मेंबर होता है C2H4, C3H6, C4H8। ठीक है, ये है एथीन, ये क्या है एथीन, ये है प्रोपीन, डबल बॉन्ड होता है, ये है ब्यूटीन, डबल बॉन्ड कहाँ होता है, देखो इसका एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तीन कार्बन ऐसे लिख लो। ठीक है, हाइड्रोजन आपके 6 हाइड्रोजन सेट करने अपने को। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन और सेट कर दो कहीं, ये कर दिया। अब यहाँ कार्बन देखो चारों सेटिस्फाइड है, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ देख लो 1 2 3 4, इसका देखना 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, ये प्रोपीन, ये ब्यूटीन। इसी प्रकार इसका आता है एथाइन, तो इसका पहला जो मेंबर आता है वो आता है C2H2 एथाइन, फिर आता है प्रोपाइन, फिर आता है प्रोपाइन। डबल से दो जाते हैं, दो कम तो तीन दूनी 6, 6 में से दो कम तो 4, ये 4 दूनी 8,
8 में से 2 कम तो 6, ऐसे कर सकते हैं। ये है प्रोपाइन, सॉरी एथाइन। इसको आपको करना हो तो ऐसे ये कर लो। अब एक एक हाइड्रोजन लगा दो, ये देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। एल्कोहल में जैसे अपन ने लिख दिया CH3OH। अब आप समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, C2H5OH। इसमें मैंने आपको जैसे बता दिया CH3COOH, दूसरा होता है CH3CH2COOH। अब ध्यान से समझना, होमोलोगस सीरीज ये कहती है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप का मेंबर हो, कोई भी, है ना, उनके दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, जैसे ये कंसेक्यूटिव है या ये कंसेक्यूटिव है, इन दोनों के बीच किसका डिफरेंस होगा, CH2 का। किसका डिफरेंस होगा, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड। CH2 का डिफरेंस होता है। देखो आप इसमें एक कार्बन, इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एक कार्बन का अंतर। इसमें हाइड्रोजन कितने, 4, इसमें कितने, 6, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर, 2 का अंतर। तो ये कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो CH2 का डिफरेंस होता है और मास में होता है 14U का, यूनिफाइड मास का। 14 का कैसे, जैसे एक कार्बन का कितना होता है आप जानते हो 12, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 14। तो लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 और 14U का अंतर होता है। जैसे इसमें CH2 कम है और 14U का डिफरेंस है। समझ में आई बात, कि इसका जैसे मास देखो आप, गिनो कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 और 4 16, इसका गिनो 12 दूनी 24 और 6 30, कितना डिफरेंस आया 14। मान लो इन दोनों का गिनते हैं अपन, इसका 30 है, इसका डायरेक्टली 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44, कैसे आया देखो, कार्बन का 3 है, भारतीय 36, एक कार्बन का 12 होता है, भारतीय 36 और 8 44। अब इनके बीच में अंतर भी देख लो आप, CH2 का अंतर है दोनों के बीच में, एक कार्बन कम है, C2 है, तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस होता है 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। तो ऐसी सीरीज, इसमें लिख रखा है ऐसी सीरीज जिसमें दो कार्बन एटम के बीच, सॉरी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस हो, 14U का डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे इसमें आओ अपने, पहले इसके एटॉमिक मास लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 3 हाइड्रोजन है 15, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 15 और 16 कितने होते हैं 31 और एक 32। अब इसका देखना, दो कार्बन का 12 टू 24 और 5 25 और 24 और 5 29 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 29 और 16 हो गया 45 और एक 46, कितना डिफरेंस हुआ 14 का। और अंतर देखो किसका है CH2 का, इसका डिफरेंस है CH2 का। देखो इसके अंदर एक कार्बन, इसके अंदर 2 कार्बन, तो एक डिफरेंस हो गया। इसके अंदर 3 और एक 4 हाइड्रोजन, इसके अंदर 5 और एक 6 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया 2 का। तो होमोलोगस सीरीज उसे कहते हैं जिसके दो मेंबर्स में, लगातार दो मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस हो, लगातार होना चाहिए। लगातार का मतलब इसमें और इसमें, या इसमें और इसमें नहीं, फर्स्ट और थर्ड में नहीं, फर्स्ट और सेकंड में, या सेकंड और थर्ड में, या थर्ड और फोर्थ में, या फोर्थ और फिफ्थ में। जैसे इसमें फर्स्ट और सेकंड में से नहीं, फर्स्ट और थर्ड। कंजक्टिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कभी कोई कंजक्टिव गोल वो करता है, पॉइंट लेता है, तो उसको कहते हैं कंजक्टिव पॉइंट, मतलब लगातार पॉइंट लिए, ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस होता है। अब ध्यान रखना, होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से बताई हुई है, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, मेटल से रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। जैसे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, इसका भी क्या है OH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है COOH, इसका क्या है COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, सॉरी इसका डबल बॉन्ड, इसका सिंगल बॉन्ड, इसका ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइल में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड। एल्केन का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, एल्काइल का ट्रिपल बॉन्ड। तो होमोलोगस सीरीज उनको कहते हैं जिसके दो सदस्यों के बीच CH2 का डिफरेंस हो और एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस हो, यूनिफाइड मास 14 का डिफरेंस हो। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ध्यान रखना, एलोट्रोप्स, आइसोटोप्स, और ये पढ़ लिया अपने होमोलोगस सीरीज। सभी बच्चे ध्यान से देखना, होमोलोगस सीरीज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। क्यों, एलोट्रोप्स की पेपर ने पढ़ी, जैसे ग्रेफाइट, कार्बन को डायमंड को जलाओगे तो CO2 बनेगी, ग्रेफाइट को जलाओगे तो CO2 बनेगी, फुलरिन को जलाओगे तो CO2 बनेगी।
इसी प्रकार आइसोटॉप्स को पढ़ने पड़ा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो D2O बनाएगा, ट्राइटियम करेगा तो T2O बनाएगा। इसी प्रकार होमोलोगस सीरीज, तो ये OH है तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मोलिकुलर मास। अब देखो आप मोलिकुलर मास इसका 16 होता है, इसका 30 हो गया। अब आप मेरे को बताओ, एक तो आप किसी चीज को 16 किलोग्राम चीज को गर्म करोगे और एक 30 किलोग्राम को करोगे, सोर्स आपके पास सेम है, कौन सा जल्दी गर्म होगा? आपके पास जो गैस का बर्नर है वो सेम है, एक पे आप 16 किलोग्राम गर्म कर रहे हो, दूसरे पे 30 किलोग्राम, कौन सा जल्दी होगा? 16 वाला। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बड़े वाले का होगा नहीं होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंजेस आता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। किसकी? होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज, आइसोटोप, एलोट्रोप, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। ओके, बाय बाय।